आज आप लोगों के सामने विज्ञान भाग 1 पार्ट 1 से रासायनिक समीकरण जो तीसरा लेसन है। आज मेरा पहला लेक्चर है आप लोगों के बीच में। पार्ट 3 रासायनिक अपक्रिया और समीकरण क्लास 10th का एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि रासायनिक अपक्रिया होती क्या है। रासायनिक अपक्रिया होने के लिए हमें मुख्यतः दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक हमारा होता है अभिकारी पदार्थ और एक होता है परिणामी पदार्थ। अभिकारी पदार्थ में जो तत्व होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट होते हैं यानी भाग लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमें समझना है कि तत्व क्या चीज है और यौगिक क्या चीज है। तो सबसे पहले हम एक हेडिंग इसमें लेते हैं तत्व, जिसे हम इंग्लिश में एलिमेंट के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जैसे सोडियम क्लोराइड। अब इसमें सोडियम क्लोराइड हमारा क्या है, नमक है। इसको हम जनरली नमक के नाम से जानते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में प्रतिदिन इसका उपयोग आराम से सभी घरों में मिल जाते हैं। अब जिसमें हमारा सोडियम यानी Na, ये हमारा क्या है सोडियम, और जो Cl है ये हमारा क्लोराइड है, क्लोराइड। इन दो चीजों से मिलके यानी Na और प्लस Cl, ये हमारा बन गया NaCl। अब सोडियम हमारा क्या है, एक एलिमेंट है, एक तत्व है जो सोडियम और क्लोराइड दोनों आपस में मिलकर एक यौगिक बनाते हैं जिसे हम NaCl कहते हैं। ये हमारा क्या है अभिकारी पदार्थ, अभिकारी पदार्थ। और दूसरा जो यहाँ पे हमें मिला इसे हम परिणामी पदार्थ, परिणामी पदार्थ। और जो तीर का निशान है ये रासायनिक अपक्रिया की दिशा को दर्शाता है। आगे हम समझते हैं तत्व की संयोजकता। सबसे पहले हमें यह समझना है वैलेंसी क्या होती है। तत्व की संयोजकता में उसकी परिभाषा होती है किसी तत्व के बाहरी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण अगर हम लिखें तो 281। अब इसके बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 जो है पॉजिटिव आयन, चूंकि हमारा सोडियम जो होता है पॉजिटिव होता है और जो Cl है वो माइनस होता है, यानी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता सोडियम के पास होती है और जो क्लोराइड नेगेटिव चार्जेस है इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति होती है। अब हम समझते हैं कि सबसे पहले रासायनिक अपक्रिया होती क्या है। रासायनिक अपक्रिया होने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे उसमें ताप दाब और ताप दाब की जरूरत पड़ती है। जैसे तापमान में कोई परिवर्तन हो, जैसे पानी है, पानी को आप लोगों ने जनरली देखा होगा, उसको जब हम हीट करते हैं मीन्स गर्म करते हैं तो धीरे धीरे वाष्प में कन्वर्ट होता है, यानी उसके तापमान को जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसका तापमान जब 100 सेल्सियस तापमान हो जाता है तो पानी भाप बन के उड़ने लगता है। दूसरा, उसी पानी को रिवर्स प्रक्रिया यानी जब हम उसके तापमान को धीरे धीरे कम करते हैं, जैसे मान लीजिए पानी का तापमान, पानी हमारा सूत्र क्या है H2O। अब सपोज दैट नॉर्मल पानी का जो तापमान है मान यहाँ पे 28 सेल्सियस दिया गया है। अब हम इसको धीरे धीरे लूज करें मीन्स कम करें। अगर इसका तापमान हम 0 सेल्सियस पे लेके आए तो ये पानी क्या हो जाएगा बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट होगा बेटा बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तापमान और नीचे भी जा सकता है, -5 सेल्सियस हो सकता है, -10 हो सकता है, -15 हो सकता है, -20। इस तरीके से तापमान इसके आगे भी हो सकते हैं। लेकिन इसी वर्क को जब हम तापमान बढ़ाते हैं मीन्स टेम्परेचर को बढ़ाएं, मान लीजिए 0 से 5 ले जाएं, 10 ले जाएं, 28, कहाँ तक ले जाएंगे 100 सेल्सियस पे। 100 सेल्सियस पे ले जाने के बाद आप देखेंगे जो पानी का परिवर्तन है वो वाष्प में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है वाष्प में।
भाप बन के उड़ना शुरू हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि सारे पानी जो होते हैं वाष्प बन के क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। दूसरा, आपके बुक में देखेंगे कुछ इसमें परिवर्तन दिए गए हैं, जैसे बर्फ का रूपांतरण पानी में। तो ये कौन सी प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है या रासायनिक प्रक्रिया है? इसमें हमें समझने के लिए जो चीजें एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती हैं, परिवर्तित होती हैं, और उस रूप से रिवर्स प्रोसेस होता है, उसे हम क्या कह सकते हैं, भौतिक प्रक्रिया कह सकते हैं। जैसे भौतिक प्रक्रिया में हम एग्जांपल पानी का लेते हैं। पानी जो है, अभी मैंने उसके बारे में बताया कि तापमान कैसे बढ़ाएंगे और कैसे घटाएंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है भौतिक प्रक्रिया। पहला टॉपिक है इसमें भौतिक प्रक्रिया, और दूसरा हमारा इसमें है रासायनिक प्रक्रिया। रासायनिक प्रक्रिया। अब भौतिक प्रक्रिया में पानी का अगर हम एग्जांपल लें, जैसे H2O का, तो कन्वर्ट जैसे जैसे इसका तापमान हम क्या करें, अगर हम इसके तापमान को धीरे धीरे लूज करें, मींस 0 सेल्सियस पे ले जाएं, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाष्प में हो जाएगा। और इसी को अगर हम रिवर्स प्रोसेस में जैसे जैसे तापमान अगर इसको हम बढ़ा के कितना कर दें, 100 सेल्सियस अगर इसका तापमान कर दें, तो 0 सेल्सियस करें, तो देखेंगे जो पानी है ये बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट होगा, बर्फ में। और इसी बर्फ के तापमान को धीरे धीरे अगर हम 100 सेल्सियस तक करें, तो सबसे पहले ये हमारा बर्फ क्या है, हमारा ठोस रूप में है। किसमें है, ठोस रूप में। अब ये बर्फ को जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे, तो सबसे पहले लिक्विड अवस्था यानी तरल पदार्थ पानी में होगा, यानी वाटर में, और पानी। अब इस पानी के तापमान को अगर हम बढ़ाएं 100 सेल्सियस तक, तो देखेंगे ये हमारा वाष्प रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम अच्छे से समझें, तो अब इसमें दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। जो हमारा ठोस है, बर्फ है, ये तापमान जैसे जैसे बढ़ाएंगे पानी में होगा, यानी लिक्विड अवस्था, और लिक्विड अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था। अवस्थाएं जो होती हैं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, आप लोगों को मालूम होगा। पहला ठोस, दूसरा गैस, तीसरा द्रव। ये 3 रूपों में पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की मूलभूत अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें हमारा ठोस आता है, गैस आता है और द्रव आता है। नेक्स्ट एक टॉपिक हम यहाँ पे लेते हैं। समझ में आप लोगों को आया ही होगा, क्योंकि हमने पूरी कोशिश की है इसको समझाने के लिए। अब एक टॉपिक लेते हैं, एक रिएक्शन छोटा सा लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। पहला इसमें एक टॉपिक लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। इसे हम हीट करें, गर्म करने का जो सिंबल होता है त्रिभुज के जैसा होता है, अगर हम इसको हीट करें मींस गर्म करें, तो आप देखेंगे ये कन्वर्ट हो जाता है CaO प्लस CO2। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और इधर होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। गैस को हम इस रूप में दिखा सकते हैं इसको, और इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना के नाम से भी जानते हैं। दूसरा इसमें एक रिएक्शन ले सकते हैं कॉपर सल्फेट एंड जिंक का। कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या है, CuSO4 प्लस Zn। आप देखेंगे मेटलर्जी में Zn कॉपर के क्या है, इसमें एक रिएक्शन इस तरीके से दिखा सकते हैं।
दूसरा रिएक्शन थोड़ा हम नीचे लेते हैं, CuSO4 प्लस Zn। Zn ज्यादा क्रियाशील होता है, इसके लिए क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित करेगा। इसको हम डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन में जब हम समझाएंगे तो वहां पर भी इसका हम इस्तेमाल करेंगे। Zn एक क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस कॉपर। जिंक सल्फेट का यहाँ पे हमें एक एलिमेंट मिलेगा और प्लस कॉपर का मिलेगा। इस तरीके से दो तीन हम यहाँ पे रिएक्शन देख के समझ सकते हैं कि जो रासायनिक अपक्रिया है किस तरीके से रिवर्स। अगर हम इसका उपयोग करें तो रिवर्स में इसकी अपक्रिया इसमें आ जाएगी, कॉपर सल्फेट हो जाएगा प्लस Zn हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इसमें लेते हैं रासायनिक समीकरण का लेखन, यानी लिखने का काम कैसे करते हैं। यानी ये हमारा अबकारी पदार्थ है और राइट साइड का जो हमारा होता है परिणामी पदार्थ होता है। अब इनको हम बैलेंस कैसे करते हैं, कैसे समझेंगे कि जो रासायनिक समीकरण हमने लिखा है वो सही है या गलत है। तो एक एलिमेंट के माध्यम से हम लोग लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि रासायनिक अपक्रिया को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। रासायनिक समीकरण संतुलित करना, रासायनिक समीकरण संतुलित करना, रासायनिक समीकरण संतुलित करना। किस तरीके से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं CuSO4, नाम आपको पता हो गया होगा, कॉपर सल्फेट हमने लिया है, और इसके साथ हम लेंगे CuSO4 के साथ Zn, जो इसके पहले हमने लिया था उसी को लेके देखते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ZnSO4 प्लस Cu। अब सबसे पहले हम देखेंगे ये तत्व है, तत्व में कौन कौन सा है। इसमें हम लेंगे अभिकारी पदार्थ, अभिकारी पदार्थ। दूसरा कॉलम हम लेंगे परिणामी पदार्थ, परिणामी पदार्थ। इसे हम उत्पाद के नाम से भी जानते हैं, उत्पाद। अब देखते हैं इसमें हमने क्या क्या एलिमेंट लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिए हैं Cu, कॉपर, सल्फर और ऑक्सीजन, और क्या है Zn है। अब देखें कॉपर कितना एलिमेंट है, एक, सल्फर कितना है, एक, ऑक्सीजन कितना है, 4, और Zn कितना है, एक। ठीक इसी तरीके से इस साइड में हम देखेंगे, सबसे पहले कॉपर को लेते हैं तो कॉपर कितना है, एक, एंड सल्फर कितना है, एक। इसी तरीके से ऑक्सीजन कितना है, इसमें भी ऑक्सीजन 4 है, ये आपका 4। इसके बाद आपका क्या बचा, Zn, तो Zn कितना है, एक। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि अभिकारी पदार्थ और परिणामी पदार्थ किस तरीके से संतुलित कर सकते हैं। एक एग्जांपल और छोटा सा हम लोग इसके माध्यम से लेते हैं, देखते हैं। आपके बुक में दिया गया है एक एग्जांपल और हम इसमें देखते हैं, छोटा सा, आपको शायद समझ में और क्लियर तरीके से आ जाए। तो सबसे पहले हम लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4। अब यहाँ पे देखना है हमें क्या बनेगा, NaSO4 और प्लस क्या बन जाएगा, H2O। अब देखिए बैलेंस तो ये ऐसे आप देखेंगे तो ये हमारा बैलेंस तो है नहीं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 यहाँ पे लगाएंगे।
2 यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, Na2 हो जाएगा, Na2SO4। अब हाइड्रोजन कितना है इसमें, 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और ज्यादा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2H2O। और ऑक्सीजन देखिए कितना है, 4 है, तो यहाँ पर भी हमारा ऑक्सीजन कितना है, 4। लेकिन यहाँ पे अभी हमारा कितना हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है 2। तो अभी इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हमारा एक समीकरण बैलेंस हो गया। अब हम इसी चीज को इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से अबकारी पदार्थ और किस तरीके से परिणामी पदार्थ बैलेंस होंगे। सबसे पहले हम लेते हैं सोडियम तत्व को, दूसरा हमारा ऑक्सीजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा सल्फर, बाकी तो और कोई एलिमेंट है नहीं। सोडियम हमारा अबकारी पदार्थ में कितना है, 2, तो यहां लिखेंगे 2। अभी ऑक्सीजन देखिए, ये 2 और प्लस यहाँ पे 4 और 2 मिलके कितना हो गया ऑक्सीजन, 6। नेक्स्ट हमारा क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 कॉमन है, तो आपका 2 हो जाएगा हाइड्रोजन इधर और 2 यहाँ पे, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 या 4 कह सकते हैं। बचा क्या हमारा सल्फर, सल्फर कितना है, 1 है, तो सल्फर हमारा 1। अभी साइड में आइए, परिणामी पदार्थ में देखते हैं। सोडियम कितना है, 2। नेक्स्ट ऑक्सीजन कितना है, 4 इधर है 2 इधर, तो कितना हो गया, 6। नेक्स्ट हाइड्रोजन कितना है इस साइड में, हाइड्रोजन हमारा कितना है, 2 2 जा कितना है, 4, तो ये हो जाएगा 4। सल्फर कितना है, सिंगल 1 है, तो इसको 1। अब आप देखेंगे तो सोडियम 2 इधर 2 यहाँ पर भी, ऑक्सीजन 6 यहाँ 6 यहाँ पर भी, हाइड्रोजन 4 यहाँ 4 यहाँ पर भी, सल्फर 1 यहाँ और 1 यहाँ पर भी। तो इस तरीके से आज हम लोग रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करते हैं इसके बारे में हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप इसको लाइक कमेंट करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को संयोग अपक्रिया यानी जिसे हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन किस प्रकार से होते हैं, इसमें आगे आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलेगा। थैंक यू।